डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर में एनसीईआरटी बुक के मिसलेनियस एक्सरसाइज जो चैप्टर 4 पर आधारित है उसके फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के 5th क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन देखे थे। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। इस डिटर्मिनेंट को हमको इतने के बराबर सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को हम मान लेते हैं डेल्टा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए सी। तीसरे रो में है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और इसको हमको दिखाना है यह कितने के बराबर होगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले कॉलम पर विचार करें तो a स्क्वायर है पहला एलिमेंट। a स्क्वायर का मतलब हम समझ सकते हैं a इंटू ए। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं a अगर कॉमन ले ले तो बच जाएगा a प्लस बी। और फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं a इंटू बी है, तो इस तीनों एलिमेंट में a कॉमन हो सकता है। ठीक है, फिर उसी तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं सेकेंड कॉलम में यहाँ पर क्या है b गुना c है तो b, फिर यहाँ b स्क्वायर है तो b इंटू बी लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर b कॉमन ले लेंगे तो b प्लस c बच जाएगा। फिर उसी तरीके से यहाँ पर c और यहाँ c स्क्वायर है तो c कॉमन ले सकते हैं, फिर ac से c कॉमन ले सकते हैं, फिर यहाँ c स्क्वायर है तो c इंटू सी, तो यहाँ से हम c कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे C1 के स्थान पर a से डिवाइड कर दिया, अर्थात 1/a से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकेंड कॉलम के स्थान पर उसके प्रत्येक एलिमेंट में b से डिवाइड कर दिया, और तीसरे कॉलम के स्थान पर सारे एलिमेंट में c से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं डेल्टा इज इक्वल टू कह रहा है C1 में a से डिवाइड करेंगे, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, a से हमको बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर b से डिवाइड करेंगे तो बाहर b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ C3 में c से डिवाइड करेंगे तो c से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से a से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ बच जाता है a, फिर यहाँ बच जाएगा a प्लस बी, और यहाँ फिर बच जाएगा b। फिर यहाँ से b कॉमन निकाला गया, अर्थात b से डिवाइड किया गया है, तो फिर यहाँ हो जाता है c, ये हो जाएगा b, ये एलिमेंट हो जाएगा b से डिवाइड कर देंगे तो b प्लस c। फिर यहाँ से देखते हैं c से डिवाइड किया गया है a प्लस सी, यहाँ c से डिवाइड किया गया a, यहाँ c से डिवाइड किया गया c। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं ये डिटर्मिनेंट का प्रिंसिपल डायगोनल है। अगर यहाँ पर हम 0 ला दें और यहाँ ये 0 आ जाए, फिर यहाँ ये 0 आ जाए, ठीक है, तो उस समय जो प्रिंसिपल डायगोनल पर एलिमेंट होंगे इसका वैल्यू उसी प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट स्थित होंगे उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो पहले यहाँ हम 0 लाने का प्रयास करें, देखिए कैसे होता है। ये C3 है, इसके जगह पर C1 और C2 के कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड करके घटा देते हैं। तो यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं
C3 के जगह पर C3 के अवयवों में से C1 एवं C2 के संगत अवयवों को सब्ट्रैक्ट कर लिया गया। डेल्टा इज इक्वल टू ABC। C1 और C2 के जगह पर कोई ऑपरेशन नहीं किया गया है, तो C1 को ज्यों का त्यों लिखा, फिर C2 को भी वैसे ही लिख देंगे। अब कह रहा है A प्लस C में इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 0। फिर कह रहा है A में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा -2B। C में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है -2B। ठीक है। फिर अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं यही प्रिंसिपल डायगोनल है। अब इसको 0 लाने की ज़रूरत है। ठीक है, इसको 0 लाने की ज़रूरत है। तो यह 0 कैसे आएगा, तो ऐसा करते हैं, ये क्या है R2 है, ये क्या है R3 है, तो R2 में से इस R3 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अप्लाइंग, ये R2 है, R2 के अवयवों में से R3 के कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर लिया गया। ठीक है, R1 के स्थान पे कोई ऑपरेशन नहीं किया गया है, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। फिर R2 के स्थान पर R2 के अवयवों में से R3 के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो A प्लस B में से B को सब्ट्रैक्ट करेंगे A, B में से B प्लस C को सब्ट्रैक्ट करेंगे -C, और फिर -2B में -2B को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। अब कह रहा है R3 के जगह पर कोई ऑपरेशन नहीं किया गया है, तो R3 को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यही प्रिंसिपल डायगोनल है। अब कह रहा है क्या कि इस एलिमेंट को 0 लाने की ज़रूरत है। ठीक है, तब यहाँ पर हम क्या करें, अप्लाइंग R1 के स्थान पर, ये R1 हुआ, R1 के स्थान पे इस R2 को ऐड कर दीजिए। तो R1 के स्थान पे R1 के एलिमेंट में R2 के कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड कर दिया गया, तो डिटर्मिनेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये R1 है, R2 को सब्ट्रैक्ट ये ऐड कर रहे हैं, तो A प्लस A 2A। ठीक है, C में -C ऐड कर रहे हैं 0, 0 में 0 ऐड कर रहे हैं 0। R2 के स्थान पे कोई ऑपरेशन नहीं किया गया, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। R3 के स्थान पे कोई भी ऑपरेशन नहीं किया गया, इसको भी ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब ये इस डिटर्मिनेंट का प्रिंसिपल डायगोनल है, और इसके ऊपर ये तीनों एलिमेंट 0 के बराबर हो गए, तो कह रहा है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्रिंसिपल डायगोनल के एलोंग जो एलिमेंट हैं इनके प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। ABC इंटू 2A इंटू -C इंटू -2C। अब डेल्टा इज इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाता है 2 इंटू 2 4, A इंटू A A स्क्वायर, B इंटू
b इंटू यहाँ पर है 2b, ये है 2b, गलती से लिखा गया है, यह है 2b, ठीक है। तो b इंटू b स्क्वायर और c इंटू c स्क्वायर, यही आपको सिद्ध कर देना था, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इवैल्यूएट दिस डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को मान लेते हैं। पहला रो में है एक्स वाई एक्स प्लस वाई, सेकेंड रो है वाई एक्स प्लस वाई एक्स, और थर्ड रो है एक्स प्लस वाई एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, ये एलिमेंट एक्स प्लस वाई है, यहाँ पर y है, यह क्या है x है। तो ऐसा करते हैं C3 के जगह पर C1 और C2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। अप्लाई कर दीजिए। C3 के स्थान पर C3 के एलिमेंट में से C1 और C2 के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर लिया गया। C1 के स्थान पे कोई ऑपरेशन नहीं किया गया है, तो इस C1 के स्थान पे ज्यों का त्यों एलिमेंट को लिख देते हैं। C2 के भी जगह पर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, इसके भी एलिमेंट को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। C3 के जगह पर C1 और C2 के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट किया गया है। x प्लस वाई में से x और y को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ x में से y और x प्लस वाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -2y, ठीक है। और y में से x और x प्लस वाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा -2x। अब आप ये देख रहे हैं, 0 को लिख सकते 0 इंटू -2, फिर यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है। तो ऐसा करते हैं कि C3 के जगह पर -2 को हम डिटर्मिनेंट के बाहर कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो लिखते हैं -2, C1 को लिख दिया एक्स वाई एक्स प्लस वाई, C2 को लिख दिया y एक्स प्लस वाई एक्स, और कह रहा है C3 के स्थान पे -2 को डिटर्मिनेंट के बाहर लिखा गया, तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ y और यहाँ x बचेगा, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि यह एलिमेंट 0 बन जाए, तो यहाँ x से मल्टीप्लाई कर देंगे R2 के जगह पर, और यह भी xy बन जाए तो यहाँ R3 की जगह y से मल्टीप्लाई कर देंगे और R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, अप्लाइंग R2 की जगह पर x से मल्टीप्लाई करके, R3 की जगह पर y से मल्टीप्लाई करके, और ये ऑपरेशन कर दिया गया। तो डिटर्मिनेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, कह रहा है कि इस x से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इस y का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो -2/x, R1 के स्थान पे कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, R2 के स्थान पे इसमें x से मल्टीप्लाई करके और इसमें y से मल्टीप्लाई करके घटाया गया है। तो ये हो जाएगा xy और ये हो जाएगा xy, तो xy कैंसिल हो जाएगा। इसमें चूँकि y से गुना करके यहाँ घटाए हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा -y², ठीक है। फिर कह रहा है यहाँ पर x y से गुना किया गया है, तो ये x से गुना किया गया है तो ये x² हो जाएगा, x² प्लस xy, और फिर यहाँ पर y से गुना किया गया है
और घटाया गया है तो एक्स वाई कैंसिल हो जाता है। यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, यहाँ एक्स से गुना किया गया तो एक्स वाई, यहाँ वाई से गुना किया गया है तो एक्स वाई सेम है, तो क्या हो जाएगा 0। R3 की जगह कोई ऑपरेशन नहीं किया गया है तो इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम C3 के एलोंग विस्तार कर लेते हैं। एक्सपेंडिंग एलोंग C3, इस डिटर्मिनांट का विस्तार C3 के एलोंग करने पर डेल्टा इज इक्वल टू -2/x। अब ये C3 का एलिमेंट है 0, इसका साइन क्या है, प्लस माइनस प्लस, तो 0 इंटू सम डिटर्मिनांट 0, फिर -0 इंटू सम डिटर्मिनांट 0, फिर क्या हो जाएगा प्लस x। ठीक है, यह जिस रो में है, जिस कॉलम में है उसको गायब कर दीजिए, तो ये बच जाता है x y माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसी का डिटर्मिनांट। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये x से x कैंसिल हो जाता है, डेल्टा इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना कर दीजिए, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनांट है, प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दिया x³ माइनस, फिर सेकेंडरी डायगोनल पर जो एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई किया तो -y³, माइनस माइनस प्लस y³, और यही इस डिटर्मिनांट का वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम बहुत आसानी से कर जाते हैं। अगला प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, इवैल्यूएट दिस डिटर्मिनांट, इस डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालना है। मान लेते हैं इस डिटर्मिनांट को डेल्टा, फर्स्ट रो में है 1x y, सेकेंड रो में है 1x प्लस y, और थर्ड रो में है 1x प्लस y। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट, यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है, और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे इस तीनों एलिमेंट को अगर हम 0 बना लें, ठीक है, तब उस समय डिटर्मिनांट के प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट होंगे, डिटर्मिनांट का मान उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे देखिए इस तीनों एलिमेंट को 0 हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए क्या अप्लाई करना चाहिए, अप्लाइंग इस R2 के जगह पर R2 के अवयवों में से R1 के संगत एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, ऐसा करने पर 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 0 बन जाएगा। R3 के जगह पर इन दोनों को 0 बनाना है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा 0, x में x को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा 0, तो R3 के जगह पर R3 के एलिमेंट में से R1 के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर लिया गया, तो डेल्टा बराबर हो जाता है, R1 की जगह कोई ऑपरेशन नहीं किया गया है, 1x y, R2 के जगह पर R1 के संगत एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर लिया गया है, 1 माइनस 1 0, x प्लस वाई में से x को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा y में y को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 0, फिर कह रहा है R3 के जगह पर R3 के एलिमेंट में से R1 के कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, 1 माइनस 1 0, x माइनस x 0, x प्लस वाई माइनस वाई x। अब हम ये देख रहे हैं डिटर्मिनांट का प्रिंसिपल डायगोनल और इसके नीचे ये तीनों एलिमेंट 0, तब इस डिटर्मिनांट का वैल्यू हो जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट होंगे उनके प्रोडक्ट के बराबर।
1 इंटू वाई इंटू एक्स, और यही बराबर हो जाता है एक्स वाई। यही इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस नंबर। कह रहा है सिद्ध कीजिए यह डिटर्मिनेंट इतने के बराबर होगा। तो इस डिटर्मिनेंट को हम मान लेते हैं डेल्टा। डेल्टा बराबर अल्फा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा, फर्स्ट रो में है। सेकेंड रो में है बीटा, बीटा स्क्वायर गामा प्लस अल्फा। थर्ड रो में है गामा, गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए हमको इस डिटर्मिनेंट को इतने के बराबर सिद्ध करना है, और यहाँ इस एक्सप्रेशन में देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। तब हम इस पर एक ऐसा ऑपरेशन करें जिसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को डिटर्मिनेंट के बाहर निकाला जा सके। ठीक है। यहाँ पर अल्फा की कमी है तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ बीटा की कमी है तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ अगर गामा ऐड करें तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि C1 में दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा। तो हम ऐसा करते हैं कि C3 के जगह पर C1 के कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। अप्लाइंग C3 के स्थान पर C3 के अवयवों में C1 के कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड कर दिया गया, तो डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से डिटर्मिनेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। C1 के स्थान पे कोई ऑपरेशन नहीं किया गया है, इसके एलिमेंट को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। C2 के स्थान पे भी कोई ऑपरेशन नहीं किया गया है, इसके भी एलिमेंट को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब C3 के स्थान पर C3 के एलिमेंट में C1 के कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट को जोड़ा गया है, तो इसमें अल्फ़ा जोड़ दें तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर इसमें हम बीटा जोड़ दें तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और फिर इसमें हम गामा जोड़ दें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अब हम यह देख रहे हैं कि C3 में सारे एलिमेंट समान हो गए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अब हम उसको डिटर्मिनेंट के बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो C1 और C2 की जगह कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, अल्फ़ा बीटा गामा C1 रख दिया, C2 को रखिए अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को बाहर निकाले हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 1। तो C3 के तीनों एलिमेंट को हमने क्या लिख दिया 1 लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर ये 1 1 1 हो, फिर ये हो जाए अल्फ़ा बीटा गामा, ये हो जाए अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हम लोग पढ़े हुए हैं, याद कीजिए अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा। ठीक है। तब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा करें कि ये आपका C1 जो है और C3 का इंटरचेंज कर दें तो एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और फिर जब यह 1 1 1 यहाँ आ गया, अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ आ जाएगा, तो फिर दूसरे स्टेप में अल्फ़ा बीटा गामा अर्थात C3 और C2 का इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, तो हम यहाँ पर लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है। कह रहा है यहाँ पर C1 और C3 का इंटरचेंज एंड देन इन नेक्स्ट स्टेप
C2 और C3 का इंटरचेंज। ऐसा करने पर पहले स्टेप में C1 और C3 का इंटरचेंज, और उसको करने के बाद अगले स्टेप में C2 और C3 का इंटरचेंज किया जाए तो डेल्टा बराबर हो जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। पहले स्टेप में एक माइनस साइन इसके लिए, और देन दूसरे स्टेप में एक माइनस साइन C2 और C3 के इंटरचेंज के लिए, और तब इसको यहाँ लिख दीजिए 1 1 1, इसको यहाँ ले जा करके, और फिर दूसरा स्टेप, ये दोनों स्टेप का जो ऑपरेशन कर रहे हैं या फाइनल रिजल्ट यहाँ लिख रहे हैं अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। अब इसका वैल्यू हम जानते हैं, लिख दीजिए, ये होगा माइनस माइनस प्लस, ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाता है। इसका वैल्यू लिखते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा, और यही आपको सिद्ध कर देना था, प्रूव्ड। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस डिटर्मिनेंट को इतने के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं डेल्टा बराबर एक्स स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यूब, सेकेंड रो है वाई स्क्वायर 1 प्लस पी वाई क्यूब, थर्ड रो है जेड स्क्वायर 1 प्लस पी जेड क्यूब। अब हम ये देख रहे हैं कि C3 का प्रत्येक एलिमेंट जो है वह 2 टर्म का सम है, ये भी है और ये भी है। तो प्रॉपर्टी के अनुसार इस डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख लेते हैं। एक्स वाई जेड फर्स्ट कॉलम, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सेकेंड कॉलम, और इसके तीसरे कॉलम में रख लेते हैं 1 1 1। दूसरा डिटर्मिनेंट फिर लिखा एक्स वाई जेड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम में लिखा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और थर्ड कॉलम में इस तीनों एलिमेंट को लिख दिया पी एक्स क्यूब, पी वाई क्यूब, पी जेड क्यूब। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू, इस डिटर्मिनेंट को जो कहते हैं ऐसे ही रहने दीजिए अभी, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। अब यहाँ देखिए तो यहाँ कह रहा है x कॉमन निकाल लीजिए, फिर यहाँ से y कॉमन निकाल लीजिए, और यहाँ से z कॉमन निकाल लीजिए, तो निकल गया ax y z। ठीक, और फिर कह रहा है क्या, C3 से P3 कॉमन, ये P कॉमन निकाल लीजिए, तो ये C3 से P कॉमन निकल गया, तो यहाँ से x कॉमन निकला तो यहाँ बचा 1 एक्स स्क्वायर, P निकल चुका है C3 से, इसीलिए P यहाँ हम नहीं लिखे हैं। फिर यहाँ से 1 y कॉमन निकालेंगे y, और फिर ये हो जाता है आपको कितना वाई स्क्वायर, फिर ये बोलिए z कॉमन निकल चुका है तो ये 1 z और ये z स्क्वायर, P कॉमन निकाल चुके हैं, इसीलिए C3 से P हमने बाहर कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पर C1 और C3 का इंटरचेंज कर दिया 1 1 1 एक्स वाई जेड, देन उसके बाद C2 और C3 का इंटरचेंज किया, तो दोनों टाइम में एक एक टाइम में -1 और -1 कॉमन निकला, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं हम
हो जाता है 1 1 1, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। फिर से समझ लीजिए, यहाँ हमने इंटरचेंज किया C1 और C3 का, एक माइनस साइन बाहर निकल गया। फिर ये यहाँ आ चुका है, एक्स वाई जेड यहाँ आ चुका है, और फिर C2 और C3 का इंटरचेंज कर देंगे तो एक माइनस साइन बाहर निकल जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ चला आया, एक्स वाई जेड यहाँ आ गया, प्लस पी एक्स वाई जेड, ये होता है 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू। अब देखिए ये और ये दोनों डिटर्मिनेंट समान है, ये दोनों डिटर्मिनेंट जो है एक जैसा है, कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बच जाएगा 1, और ये हो गया पी एक्स वाई जेड, और ये डिटर्मिनेंट कॉमन हो गया तो 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमको पता है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू रख दीजिए, डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और इस तरीके से यही हमको सिद्ध कर देना था, प्रूव्ड, ठीक है।